चलिए स्टार्ट। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ठीक होंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए हम लेके आ गए हैं बाबू बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस के, ठीक है, जो कि आपकी बुक से चुन के लाए हैं। अगर आप मेरा बनाया हुआ प्रत्येक प्रश्न को अगर ध्यान से देख लेते हैं, मात्र हम 100 प्रश्न आप सभी बच्चे को कराने वाले हैं। साइंस में सब्जेक्टिव को मात्र 100 प्रश्न कराएंगे बाबू, और इनमें से जितना आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आता है, ठीक है, जितने प्रश्न आता है सब्जेक्टिव में वो बिल्कुल इसी से आएगा बाबू, ठीक है। तो आज का हम पहला सेट लेके आ गए हैं, ठीक है, पार्ट 1 है। तो इस पार्ट में हम जो है आज हम 10 सब्जेक्टिव को पढ़ाने वाले हैं आप सभी बच्चे को, ठीक है। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। और सबसे पहले आप सभी बच्चे आज के सेशन जो है अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच जाए, ठीक है। तो और सोशल साइंस का भी क्लास चल रहा है, तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है वीडियो, डिस्क्रिप्शन के नीचे भी हम लिंक दे देंगे, वहां से आप सभी जाकर के वीडियो को देख लीजिए। प्रत्येक वीडियो को आप एकदम वीडियो के अंत तक देखिए, ठीक है, तभी आपको एक एक प्रश्न समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम में आप 450 प्लस मार्क्स एकदम आसानी से ला सकते हैं सभी बच्चे, ठीक है। क्लास 12 वाले बच्चे के लिए भी क्लास चल रहा है, ठीक है, आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो आप सभी बच्चे प्रतिदिन शाम को 7 बजे जुड़िए, ठीक है, हमारे साथ 7 बजे जुड़िए प्रतिदिन शाम को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है, कि जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो है प्रत्येक वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिए एक एक करके। बिल्कुल क्वेश्चन अगर कहीं से आता है बाबू तो यहीं से आएगा, ठीक है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से हम सही बच्चों को 400 प्लस नंबर दिला रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी बच्चे भी अच्छे से 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। बस ध्यान से देखिए वीडियो को और अंत तक बने रहिए प्रत्येक वीडियो में, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे, और थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बड़ा कर लेते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना है किसी बच्चे को, बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। समझाना मेरा काम है, समझना तुम्हारा काम है, ठीक है। एक एक प्रश्न को समझाएंगे, प्रश्न के नंबर पे कोई बच्चे मत जाइए, ठीक है। ये प्रश्न संख्या मेरे माध्यम से 1 होगा और ये 2 होगा, ठीक है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। प्रश्न संख्या देखिए क्या कर रहा है, वन संरक्षण का एक प्रमुख उपाय बताइए। वन संरक्षण मतलब आप वन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। वन के संरक्षण के लिए निम्नलिखित एक उपाय किए जा सकते हैं। वन को बचाने के लिए एक उपाय है हमारे पास प्यारे बच्चों, वो क्या है? जिन क्षेत्रों में हम वन को काट दिए हैं, जिन क्षेत्रों में वन को पेड़ पौधे को काट दिए हैं, तो उस क्षेत्र में फिर से जो है वन को लगाया जाए, पेड़ पौधे को लगाया जाए, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी लोग। वन के संरक्षण के निम्नलिखित एक उपाय किए जा सकते हैं प्यारे बच्चों। जिन क्षेत्रों में वन काटे गए हैं ना, पुनः वृक्षारोपण किया जाए। कहने का अर्थ यह हो गया, अगर आप अपने घर के आसपास में अगर कोई पेड़ पौधे को अगर काट दिए हैं तो आप उनकी सुरक्षा तो बिल्कुल नहीं की है, अब आपको उनकी सुरक्षा करना है। कैसे करोगे? तो पेड़ पौधे को फिर से लगा करके, ठीक है, नया पेड़ पौधे को लगा करके उनकी सुरक्षा आप कर सकते हैं, उनका संरक्षण कर सकते हैं। आई होप कि ये प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? नाभिकीय संलयन से आप क्या समझते हैं? जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं बाबू, ठीक है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। कितने नाभिक की बात कर रहे प्यारे बच्चों? 2 नाभिक की। अगर 2 नाभिक की अगर हम बात करेंगे तो एक नाभिक ले लेते हैं हम H2 और एक नाभिक को ले लेते हैं O2 प्यारे बच्चों, ठीक है। H2 एक नाभिक ले लिए और एक ले लिए हम O2। हालांकि ये दोनों गैस है, ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक नाभिक के रूप में इसको हम ले लिए हैं, ठीक है।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम ले लिए हैं। जब इन दोनों को आपस में हम जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो फाइनली जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो H2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H2O, ये जल का रूप बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना? H2O बन जाएगा, या 2H2 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जब दो हल्के नाभिक को आपस में जोड़ते हैं हम, तो उनसे एक बड़े नाभिक का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? बड़े नाभिक का निर्माण होता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप सभी बच्चों का, बस आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, ये प्रश्न संख्या देखिए 3 है। लघु पतन से आप क्या समझते हैं? लघु पतन से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न है प्यारे बच्चों। देखिए, लघु पतन का अर्थ क्या होता है, एकदम ध्यान से समझेंगे आप लोग। ठीक है, जब किसी कारणवश ठंडा तार और गर्म तार, कौन कौन सा तार प्यारे बच्चों? एक माइनस और एक प्लस, ये दोनों तार। ठीक है, माइनस और प्लस, जिसको ठंडी और गर्मी तार के नाम से हम लोग जानते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो परिपथ में प्रतिरोध का मान घटने के कारण, जब देखिए किसी कारणवश एकदम ठंडा और गर्म तार जब आपस में सट जाता है, तो उसके परिपथ का जो प्रतिरोध का जो मान होता है वो घट जाता है। वही मान घटने के कारण जो है आवश्यकता से अधिक उसमें विद्युत धारा प्रवाह होने लगता है, जिससे हमको जोर से झटका मारता है बाबू। ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को हम लघु पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु पतन कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? जब किसी कारणवश ठंडा तार और गर्म तार एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो परिपथ में प्रतिरोध का मान घटने के कारण उसमें आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लघु पतन कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में ये भी प्रश्न आ गया होगा। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं और ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या ये 4 है बाबू। ठीक है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? कहने का अर्थ यह हुआ, हम जब वाहन चलाते, वाहन का मतलब गाड़ी मोटर हो गया। ठीक है, टैक्सी वगैरह, टेम्पो, ऑटो वगैरह, ये सब हो गया, वाहन हो गया प्यारे बच्चों। तो हम वाहन में देखते हैं ट्राई करके कि उत्तल दर्पण को हम पीछे के रूप में, एक आईना के रूप में हम दे देते हैं, ताकि पीछे की वस्तु हमको दिखे। आखिर ऐसा हम क्यों करते हैं? ठीक है, तो ये समझते हैं। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। आप अगर कोई बच्चे अगर बाइक चला रहे होंगे तो आप लोग जरूर देखे होंगे। ठीक है, कि जब आपकी बाइक के जो साइड मिरर के रूप में जो लगा हुआ जो दर्पण है, उसे पीछे की अगर कोई वस्तु को देखते हैं, वो छोटा दिखता है और साफ दिखता है, सीधा दिखता है ना? तो वही चीज़ है कि उत्तल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब होता है बाबू, वो सीधा एवं छोटा होता है, और उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र भी बहुत व्यापक होता है, साफ साफ दिखता है। इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं, देखते हैं। ठीक है, आई होप के समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। ठीक है, हालांकि आप ध्यान से अगर क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, एक दो बार अगर रिवीजन करेंगे बाबू, तो आप सभी बच्चे को जरूर समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है, मोस्ट सब इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है। एक एक प्रश्न को एकदम ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है। ठीक है, आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। आवर्धन किसे कहते हैं, वर्णन करें। आवर्धन के बारे में एकदम बिल्कुल अच्छे तरह से आप सभी को पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर में। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर वस्तु हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? यहाँ पर वस्तु हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है प्यारे बच्चों, और इससे किससे सूचित करते हैं? स्मॉल m से इसे दर्शाया जाता है। तो स्मॉल m बराबर हम लिख देंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई प्यारे बच्चों? वस्तु की ऊंचाई। समझ गए ना? प्रतिबिंब m बराबर क्या हो जाएगा? h बटे h डैश। समझ रहे हो ना? ये हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये हो गया वस्तु की ऊंचाई। समझ गए सही बच्चे? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहा जाता है? आवर्धन कहा जाता है। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देंगे आप सभी लोग, चैट सेक्शन में जरूर लिख देंगे एक बार बाबू फटाफट से। समझ गए ना?
प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को स्मॉल m से सूचित करते हैं। और आवर्धन m बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, नोट कर लेंगे एक एक प्रश्न को। प्रश्न संख्या देखिए 6 नंबर प्रश्न होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, ये 6 नंबर प्रश्न होगा, एक बार ध्यान से देख लेंगे आप सभी लोग। चलिए हम थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं इसको और ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, समझ में आ जाएगा सभी को। ठीक है, प्रश्न संख्या देखिए 6 है। सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? कहने का अर्थ यह हुआ बाबू कि जब आप सूर्योदय, जब सूरज पूरब की ओर से निकलता है तो उस समय आप देखते होंगे कि सूर्य लाल दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? तो आइए जानते हैं इसका आंसर। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे ज़्यादा होता है। चैट सेक्शन में जरूर लिखेंगे निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जरूर लिखेंगे एक बार। लाल रंग का। किसका? लाल रंग का, जिसके कारण उसका परिकिरण सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य तो उसका सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का, लेकिन उसका परिकिरण क्या होता है? सबसे कम होता है और वह ज़्यादा दूरी तय करता है। कौन? लाल रंग। ठीक है, आप देखे होंगे रेलवे में, ठीक है, जो ट्रेन जो चलती है ना, वो ट्रेन में जो हेडलाइट है प्यारे बच्चों, वो भी लाल रंग का ही होता है। ठीक है, उसकी दूरी बहुत दूरी तक तय करती है। ठीक है, इसलिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखता है। आई होप कि आप सभी को ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। 10 प्रश्न हम बताने वाले हैं बाबू, एकदम ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। 7 नंबर ये प्रश्न है, प्रकाश पुंज क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ से आपको हम बता दिए कि आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, बिल्कुल हमारा ये 10 सेट से रहने वाला प्यारे बच्चों। मात्र 10 सेट हम पढ़ाने वाले हैं। एक सेट में हम 10-10 क्वेश्चन लेके आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को आप एकदम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आपके एग्जाम में 100% जो है 100 में से 80+ मार्क्स आएगा आप सभी बच्चों का। ठीक है, 100%। प्रकाश की किरणें को समूह को प्रकाश पुंज या प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश पुंज क्या या कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? तो फिर से समझ लीजिए, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ, जैसे देखिए यहाँ से एक प्रकाश निकला, ध्यान से देखेंगे आप लोग। ये प्रकाश देखो, ये जैसे ये सूर्य हो गया बाबू, ये सूर्य होगा ना, इस प्रकार से ये सूर्य हो गया। सूर्य का अगर ये प्रकाश निकला तो ये चारों तरफ से देखिए इस प्रकार से एकदम आता है, चारों तरफ से इस प्रकार से। तो इन्हीं चीज़ों को हम प्रकाश पुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज या किरण पुंज। और यह 3 प्रकार के होते हैं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपिसारी किरण पुंज। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। चैट सेक्शन में जरूर लिखेंगे प्रकाश पुंज या किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों, फटाफट से चैट सेक्शन में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8 आपका, और ये भी प्रश्न समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान से समझेंगे सभी लोग। एक बार हम बड़ा कर लेते हैं इसको और ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 8 हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करना है। ये आपके 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे बाबू। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर स्पष्ट करना है। तो एक कॉलम में आप प्रत्यावर्ती धारा बना लेंगे, दूसरे कॉलम में दिष्ट धारा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा में समझते हैं, इसमें धारा का मान एवं दिशा समय पर बदलता रहता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, धारा का जो मान है और जो दिशा है वो समय के साथ साथ क्या होता है प्यारे बच्चों, बदलते जाता है। ठीक है, लेकिन दिष्ट धारा में ऐसा नहीं होता है। दिष्ट धारा में सिर्फ धारा का मान बदलता है, लेकिन दिशा वो कभी नहीं बदलता है। पॉइंट नंबर 2 देखिए, इसमें पॉइंट नंबर 2 देखिए, प्रत्यावर्ती धारा में देखिए क्या होता है, इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को हम आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि दिष्ट धारा को कठिनाई से उत्पन्न कर सकते हैं। दिष्ट धारा आप लोग समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, जैसे जनरेटर होता है ना, जनरेटर वगैरह, बैटरी वगैरह, उससे करंट उत्पन्न करना बहुत मुश्किल होता है कि नहीं होता है। आगे देखिए पॉइंट नंबर 4 है, 3 नंबर, इस धारा को आसानी से दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को किस में बदल सकते हैं हम? दिष्ट धारा में। लेकिन इस धारा को कठिनाई से प्रत्यावर्ती धारा में हम बदल सकते हैं।
लेकिन दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर देखिए 4 नंबर है, यह धारा दिष्ट धारा की अपेक्षा बहुत अधिक घातक होता है। प्रत्यावर्ती धारा जो होता है प्यारे बच्चों, उद्दिष्ट धारा की अपेक्षा अधिक घातक होता है, जबकि यह धारा जो है प्रत्यावर्ती धारा की अपेक्षा कम घातक होता है। ठीक है, ये तुलना है, इसकी तुलना कर रहे हैं। यह धारा चालक तार के सतह से प्रभावित होता है, जबकि यह धारा चालक के बीच से प्रभावित होता है। ठीक है, आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या देखिए 9 नंबर। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, और ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। प्रश्न संख्या 9। ठीक है, उत्पादक से आप क्या समझते हैं? एकदम ध्यान से समझेंगे सही बच्चे, एकदम समझ में आ जाएगा। उत्पादक से आप क्या समझते हैं? वे हरे पेड़ जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो कार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? वो कार्बनिक पदार्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, ये समझिए। कार्बन आप देखे होंगे कॉपी में, अगर आप लिखते हैं कभी कभी कार्बन का यूज करके, तो अगर एक पेज में लिखते हैं दूसरे पेज में वो ऑटोमेटिक छप जाता है ना। तो ये सब पेड़ से बनाए जाते हैं प्यारे बच्चों। किससे? पेड़ से बनाए जाते हैं। तो वे हरे पेड़ जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो कार्बनिक पदार्थ को किस में बदल देता है? कार्बनिक पदार्थ में। तो उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। आई होप कि ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या देखिए 10 है। ठीक है, उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखें। उत्तल और अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखना है। सबसे पहले अवतल दर्पण के हम निम्नलिखित उपयोग है प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम किस में करते हैं? हजामती दर्पण के रूप में। चैट सेक्शन में सभी लोग लिखते जाइए, अवतल दर्पण का उपयोग किस में होता है? हजामती दर्पण के रूप में। अगर कोई रोगी है तो उसके नाक कान गला देखने में जो डॉक्टर जो यूज करते हैं आला का, वो भी अवतल दर्पण का बना हुआ है। सोलर कुकर में, इसमें भी जो है अवतल दर्पण का ही बना हुआ पैनल है। ठीक है, अगर उत्तल दर्पण की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो स्ट्रिक लाइट में, मोटर कार में ड्राइवर की सीट के पास साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा रहता है। आवर्धन जो कांच होते हैं उनमें भी जो है उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। आई होप कि ये 10 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं, देखते हैं क्या और एक प्रश्न है क्या इसमें। चलिए एक प्रश्न और है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये 11 हो जाएगा तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए ये 11 हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करना है। तो एक कॉलम में आप अवतल लिख लेंगे, दूसरे कॉलम में उत्तल। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो प्यारे बच्चों? धंसा हो, उसे क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। ठीक है, और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। पॉइंट 2 को देखिए, इसमें पॉइंट 2 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब ही बनता है। समझ रहे हैं सभी लोग? अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविकता कहते हैं। ठीक है, वास्तविक कहते हैं, जबकि उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे काल्पनिक कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि ये 11 प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो। ठीक है।